नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संभव के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम एक वेरी मोस्ट टॉपिक जो आपके लिए बार बार पूछे जाने वाला टॉपिक होगा वो है लिमिट पॉइंट। उसकी हम अच्छे से बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। ये एक बात आपको बता दूं मैं, एक हमने जो यूनिट फर्स्ट में जिसकी बात की थी लिमिट ऑफ सीक्वेंस, उससे अलग है ये। लिमिट ऑफ सीक्वेंस अलग चीज़ है और ये लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस अलग चीज़ है। लिमिट ऑफ सीक्वेंस आप जानते हैं, कुछ बातें जो हमने पढ़ी थी रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग, वो सब बातें यहाँ पर आपको कुछ अलग रूप में देखने को मिलेगी। ये होता है यहाँ पर लिमिट पॉइंट, नॉट लिमिट, सही ना। तो चलिए, लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है ये एक्चुअली क्या है ना, अगर मैं सीधा सा आपसे कहूँ तो सीधी सी बात ये है कि अगर कोई सीक्वेंस जो है उस सीक्वेंस में जो पॉइंट बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा हो, या ऐसा कोई पॉइंट जिस पॉइंट के बहुत नज़दीक उस सीक्वेंस के बहुत सारे पॉइंट एग्जिस्ट करते हो, उसको हम लिमिट पॉइंट बोल सकते हैं। वैसे ये डेफिनेशन ऑफिशियल नहीं है, मतलब ये डेफिनेशन मैथ्स की बुक में नहीं है, पर इसका अगर फील करने की बात आपसे कहूँ मैं तो फील करने को यही इसमें रहता है कि अगर कोई भी सीक्वेंस में आप देखते हैं कि कोई एक जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बार बार रिपीट हो रही है, या कोई एक टर्म ऐसा है जिस टर्म के बहुत कम डिस्टेंस में बहुत से टर्म आ रहे हैं उस सीक्वेंस के, तो उस कंडीशन में हम उस टर्म को, जो उसकी टर्म की वैल्यू थी, उस वैल्यू को हम बोलते हैं उसका लिमिट पॉइंट। पहले एग्जांपल लेके थोड़ा बहुत बात करूंगा, बाद में मैं इसके डेफिनेशन पर आऊँगा। सुनो, सपोज मेरे पास क्या है ना, मेरे पास में एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में मेरे पास वैल्यूज कुछ ऐसी आ रही है। यहाँ पर वैल्यू है 0.003, एक टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, 0.004, सही है। 0.00 सपोज 31 आ रही है, मतलब ये 0.003, 004 और ऐसी कुछ है ना। मैं कहना आपसे यह चाहता हूँ कि 0.00 के फॉर कुछ भी कांस्टेंट लेकर के ऐसे बहुत से टर्म यहाँ पर क्या हो रहे हैं, स्ट्रक्चराइज हो रहे हैं, और आगे भी कुछ ऐसे टर्म आ रहे हैं। तो उस केस में आपसे पूछा जाए कि इसका लिमिट पॉइंट कौन होगा, तो ध्यान से देखना इस बात को। ये सब जो वैल्यूज़ आ रही हैं, ये सब वैल्यूज़ जीरो के पास में है ना। ये सब वैल्यू जैसे मान लो 0.003 है, 0.004 है, 0.031 आ रही है, आगे मान लीजिए 0.0035 आ जाए, ऐसा कुछ अप टू सोन। तो ये सब जो वैल्यूज़ वेरिएंट हो रही है, ये जीरो के बहुत पास में वेरिएंट हो रही है ना। अगर आप बनाएंगे कोई नंबर लाइन है तो जीरो के ही एकदम नज़दीक ये सब पॉइंट क्या होंगे, चिपके होंगे। तो आई एम श्योर आपको ये बात तो फील हो रही है यहीं से देखने से कि यहाँ ये सब जितने भी टर्म आ रहे हैं वो जीरो को ही क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं बार बार। अब यहाँ पर आगे मान लो माइनस का साइन भी लगा दूंगा मैं, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। माइनस का मतलब थोड़ा पीछे आ रहा है वो पॉइंट, अब आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहना आपसे ये चाहता हूँ कि ये जितने पॉइंट आ रहे हैं वो जीरो को बार बार टच करते जा रहे हैं। कोई तो लेफ्ट साइड से, कोई राइट साइड से, बार बार वो जीरो को, मैं कह सकता हूँ कि सब के सब क्या है, जीरो के पड़ोसी हैं। जीरो की जो क्लोज फ्रेंड वाले होते हैं ना, वो ये हैं। गोकुल धाम की तरह ये एकदम से यूनाइटेड है सब के सब, और सबका जो एकमेव सेक्रेटरी है वो कौन है, जीरो है। वो सब जीरो के आसपास इर्द गिर्द हैं, है ना। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर सब जो एलिमेंट है वो सेंट्रोइड किस पर आ रहे हैं, जीरो पर। इसका मतलब यहाँ इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो कौन होगा, जीरो होगा। पर ध्यान दीजिए, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करनी, तो केवल फील करने के लिए, समझने के लिए था कि यहाँ पर जीरो लिमिट पॉइंट कैसे है। ये एक्चुअली मैं रिपीट कर दूँ बात को, लिमिट पॉइंट की कोई ऐसा ये डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि पहचान की बात कर रहा हूँ मैं। अगर कोई भी ऐसा आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिखता हो जिसके आसपास वाली बहुत सी अनकाउंटेबल वैल्यूज आपको उस सीक्वेंस में दिख रही हो, तो उस सेंट्रोइड वैल्यू को हम बोलते हैं लिमिट पॉइंट। अंडरस्टैंड। दूसरी बात, अगर कोई वैल्यू बार बार रिपीट भी हो रही हो, मान लीजिए एक सीक्वेंस हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था -1 पावर n, तो अब आप जानते हैं इसमें क्या क्या वैल्यू आएंगी, -1 +1 फिर -1 फिर +1 -1 +1। तो जानते हैं इसमें -1 और +1 रिपीट हो रहा है अनकाउंटेबल टाइम, जिसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, इसमें -1 और +1 दोनों ही इसमें क्या है, लिमिट पॉइंट्स हैं। लिमिट पॉइंट और कुछ नहीं होता है, लिमिट पॉइंट एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है, फिर ऐसा स्टेप होता है जो बहुत से टर्म के या तो सेंटर में एग्जिस्ट करता हो, मतलब उस टर्म के साथ साथ कोऑपरेट करता हो, और या फिर खुद मेनी टाइम्स, मतलब अनकाउंटेबल टाइम्स खुद रिपीट हो रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं लिमिट पॉइंट। अब ये तो इसकी पहचान की बात रही भैया। अब हम बात करने वाले हैं इस लिमिट पॉइंट की
मैथमेटिकल डेफिनेशन की, कि हम मैथमेटिकली इसको किस टाइप से पहचानेंगे, वो सुन लो भाई। देखो सुनो, लेट, मुझे एक सीक्वेंस की बात करनी है, इसका मतलब मैं सीक्वेंस पहले मान लेता हूँ। लेट एफ एन इज ए डिफाइंड सीक्वेंस, सही ना, ये एक सीक्वेंस जो कि डिफाइन होगा पहले से। देन देखना अच्छे से, देन ए रियल नंबर, देन ए रियल नंबर, और रियल नंबर मैंने क्या लिया है, स्मॉल एल लिया है, एल फॉर लिमिट मान सकते हैं अपन, लिमिट पॉइंट। ए रियल नंबर स्मॉल एल इज सेड टू बी, is said to be the limit point, सही है, the limit point of sequence, और वो sequence कौन सा है, fn है, इस sequence fn, if, उस लिमिट पॉइंट कब कहलाएगा, if, अब आगे वाली बात को थोड़ा ध्यान से सुनना अच्छे से, है ना, if we have इनफाइनाइट, या अनकाउंटेबल भी कह सकता हूँ मैं, एक ही बात है, वी हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स, या इनफाइनाइट टर्म्स बोलना सही रहेगा, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस एफ एन आर एग्जिस्ट इन एवरी नेबरहुड, इन एवरी नेबरहुड ऑफ एल, सही है। तो इस डेफिनेशन को मैं दोबारा रिपीट कर दूं, बस ये थोड़ा सा इसको ढंग से समझ लो, क्योर कर लो, भले इसमें हम टाइम लगा लें, क्योंकि इसके बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको कम दिक्कत आएगी, पहले इसको थोड़ा क्योर कर लें अच्छे से। सुनो, लेट एफ एन इज ए सीक्वेंस, देन ए रियल नंबर एल इज said to be the limit point of this sequence fn if we have infinite terms of fn are exist in every neighborhood of l। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई, मान लीजिए लिमिट पॉइंट l मान चुना है, उसको मान लो उसको मैं स्टडी करना चाहता हूँ किसी पॉइंट को l के रिगार्डिंग, तो वो लिमिट पॉइंट केवल तभी होगा जब उस पॉइंट के नेबरहुड में, जानते हैं नेबरहुड का मतलब, थोड़ा सा आगे थोड़ा पीछे जाओ आप, है ना, उसके एवरी नेबरहुड में, उस एवरी नेबरहुड में होना क्या चाहिए, उस सीक्वेंस के इनफाइनाइट पॉइंट्स, मतलब अनकाउंटेबल पॉइंट्स एग्जिस्ट करने चाहिए। मैंने भी एग्जांपल की बात आपसे की थी, तो आप ज़रा ध्यान दीजिए। एग्जांपल मैंने क्या लिखा था, 0.003, 004, 005, ये सब 0 पॉइंट में ही कर रहा हूँ आपसे मैं। तो ये सब जो नंबर्स आ रहे हैं, अगर मैं नंबर लाइन को थोड़ा शो करना चाहूँ, सो क्या होता है ना, मान लीजिए पॉइंट 0 है, अब ध्यान से देखना, तो पॉइंट जो 0 है ना, इस पॉइंट 0 से थोड़ा सा आप पीछे जाओ और थोड़ा सा आगे जाओ, तो ये सेट बना है आपके सामने, ये होता है नेबरहुड, इसको हम बोलते हैं नेबरहुड। नेबरहुड क्या होता है, जो आपको एक पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट से वेरी स्मॉल डिस्टेंस आप पीछे जाओ और वेरी स्मॉल डिस्टेंस आप आगे जाओ, मतलब थोड़ा सा आपको प्लस करना है वैल्यूज़ को, थोड़ा सा माइनस करना है। मान लीजिए ये जो वैल्यू है 0 को छोड़ो ना, मान लीजिए वैल्यू है सपोज a है, तो क्या है ना, आप ये वाला पॉइंट क्या होगा, a प्लस स्मॉल a मान सकते हैं, जहाँ पर स्मॉल a का मतलब ये डिस्टेंस है ना, और ये वाला पॉइंट क्या है भाई, a माइनस स्मॉल a, समझ में आ रही है अच्छे से बात है ना। सो a प्लस स्मॉल a एंड a माइनस स्मॉल a, तो मैं कह सकता हूँ a माइनस स्मॉल a से a प्लस स्मॉल a तक ये जो इंटरवल बना है ना, ये इंटरवल ही कहलाता है इस पॉइंट a का नेबरहुड। इसको शॉर्ट में NBD बोलते हैं, नेबरहुड, इसको बोलते हैं हिंदी में पड़ोसी, नेबरहुड। तो ए का पड़ोसी ही तो है, ये नेबरहुड नहीं है क्या, ये पड़ोसी की पहचान क्या है, पड़ोसी है, रिश्तेदार नहीं है कि दूर दूर तक हो, है ना, रिलेटिव्स नहीं है, नेबरहुड है। ये डिफरेंस सुनो, नेबरहुड का मतलब ये है कि वो बिल्कुल उसके टच में रहे। वो भाई पड़ोसी की पहचान क्या है, जो टच में रहे हमेशा 24 घंटे, और जो आजकल तो नहीं होते हैं, दुख सुख में काम आ जाए, जो भी है। अब ये आइडियली ऐसा ही माना जाता है। सो ए अगर पॉइंट लिया जाएगा तो पॉइंट ए का नेबरहुड कौन होगा, उस पॉइंट ए से जस्ट मान लीजिए मैंने 0.3 का डिस्टेंस लिया है, सपोज मैंने स्मॉल ए को मान लिया 0.3 है ये, तो मैं 0.3 पॉइंट तो आगे ले जा रहा हूँ और 0.3 पीछे ला रहा हूँ। सो वो जो एक इंटरवल गैप बनेगा ना, उसको इंटरवल को बोलते हैं उसका नेबरहुड। मतलब नेबरहुड कभी कोई पॉइंट नहीं होता, वो इंटरवल होता है पूरा का पूरा। सो
नेबरहुड जो इंटरवल में आएगा इंटरवल, उस इंटरवल में क्या बात इसमें कही गई है, उस नेबरहुड इंटरवल में हमें हमेशा क्या देखना होता है, इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एफ एन, मतलब फंक्शन के सीक्वेंस के उस सीक्वेंस के कितने होने चाहिए, अनकाउंटेबल टर्म्स वहाँ पर मिलने चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ए को जीरो ले लिया, अब एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने इस जीरो ले लिया है, तो इस जीरो के लिए है ना मुझे ऐसे अनकाउंटेबल नंबर्स मिलने चाहिए जो जीरो के पास में है। तो वो मैंने लिए भी थे एग्जाम्पल में 0.003, 0.004, 0.0031, फिर 0037, 0035, ये और लास्ट मैंने क्या लगा 0.003 के फॉर कुछ भी, अब के में आप जानते सब कुछ आ गया। तो अब जो भी मैंने ऐसा कुछ लिखा था वो सब इस चीज़ को ही मेंशन कर रहा, जो आपसे मैंने बात कही है। मैं रिपीट कर दूं बात को, कोई भी पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट केवल तब होगा जब उसके थोड़ा सा पीछे और थोड़ा सा आगे जाए जो इंटरवल बनता है उसको बोलते हैं नेबरहुड पॉइंट। उस नेबरहुड इंटरवल में आपको उसके अनकाउंटेबल पॉइंट्स मिलने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है दैट्स मीन वो जो पॉइंट था, जो सेंट्रोइड था पॉइंट, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, उसका लिमिट पॉइंट कहलाएगा। अंडरस्टैंड। सो इसकी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन मैं इस टाइप से आपसे बता सकता हूँ। यहाँ पर ए पॉइंट जो वो नेबरहुड कहलाएगा, सॉरी लिमिट पॉइंट कहलाएगा कब, जब इसके नेबरहुड में इसके मैनी मतलब अनकाउंटेबल पॉइंट्स आपको दिखें। अब एग्जांपल्स में जब हम बात करेंगे तब आपको और भी ये बातें फील हो जाएंगी कि मैंने क्या आपसे कहा है। अभी हम थोड़ा सा इसको इनइक्वालिटीज़ के फॉर्मेट में भी, मतलब मैं कह सकता हूँ नोटेशन के फॉर्मेट में इसको थोड़ा देख लेते हैं कि क्या इसका मतलब आ रहा है। सुनेंगे, इसी को मैं कुछ और रूप में कह रहा हूँ, ध्यान देना। दैट मीन एल बी ए लिमिट पॉइंट, L be a limit point of this sequence fn, मतलब सीक्वेंस fn जो उसका लिमिट पॉइंट बनेगा, कब बनेगा, इफ़। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये एक ही बार में बात समझ में आ जानी चाहिए आपको। इफ़ एंड ओनली इफ़, वैसे तो ये आई डेवलप है, ये इफ़ एंड ओनली इफ़, इसमें ये बात हो। अब जो है ना नेबरहुड वाली बात, ये बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एक नोटेशन फॉर्मेट में। कैसे, इफ़ ये हो, देखना मॉड्यूलस ऑफ एफ एन माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन। अब इसमें आप पूछ सकते हैं कि एप्सिलॉन का मतलब क्या है, तो सुनो, सिंपल सा इसका मतलब होता है फॉर ऑल। यहाँ पर क्या है ना, एप्सिलॉन इज ए वेरी स्मॉल का मतलब एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल स्मॉल ले सकते हैं अपन, ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव, ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव, सही है, रियल नंबर। सो इसमें एप्सिलॉन की पहचान थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसमें वेरी स्मॉल का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो 0.3 हो या फिर 2.3 हो या फिर 100 भी हो, वो होता है कंडीशनल, और इसकी आपको चिंता भी नहीं करनी है, क्योंकि एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है ना, उसको डिस्क्राइब हमें अभी करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जब आप आगे जाएंगे, हायर स्टडीज़ में जाएंगे, तो उसमें एप्सिलॉन को निकालने के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, और उस केस में एप्सिलॉन को निकालने के लिए कुछ कंडीशन आपको दे रखी होती है कि ये कंडीशन है भाई, इसमें जो टर्म्स आ रहे हैं वो टर्म्स जो हैं वो इस प्रैक्टिकल में यूज होंगे। तो उस केस में आपको टर्म्स की वैल्यूज़ भी साथ साथ में दे रखी होती है, तो वहाँ पर आपको इसमें इसकी वैल्यू निकालने में दिक्कत रहती नहीं। पर अभी तो आपको ये इतना ध्यान रखना है कि ये एप्सिलॉन क्या है, कंडीशनल होता है, पर होता है एज पॉसिबल वेरी स्मॉल। एज पॉसिबल मतलब फिक्स नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ये 0.3 ही होगा। ये कई बार इस एप्सिलॉन की वैल्यू कई बार 20 भी आ जाती है, पर 20 आप जानते हैं वेरी स्मॉल तो नहीं मानते हैं 20 को, अगर देखा जाए तो। पर जब हम बात करते हैं टर्म्स, मान लीजिए टर्म्स थाउजेंड्स में हो, फर्स्ट टर्म 1000 में, सेकंड भी 1000 में आ रहा है, जब टर्म्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो तो उस केस में 20 भी क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। तो कंडीशनल है, इसको आप वैसे मेंशन मत करना अभी, है ना, कोई फिक्स नहीं है ये। मैं इतना आपसे कह दूं कि एप्सिलॉन क्या है कि एज पॉसिबल वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल रियल नंबर होता है ये, जो कंडीशनली आपको चूज़ करने के लिए बोला जाता है। अभी इसको हम चूज़ नहीं करके केवल समझने वाले हैं कि है ये वेरी स्मॉल है, ऐसा मान लीजिएगा। ओके, अब इसमें इस पर ध्यान दो भैया। एफ एन क्या है, एफ एन एक्चुअली, एफ एन वैसे तो सब जानते हैं कि सीक्वेंस का एक फंक्शन का रूल होता है एफ एन, पर यहाँ पर एफ एन क्या होगा, यहाँ पर हम एफ एन को बताएंगे सीक्वेंस का एक रैंडम वैल्यू या वेरिएबल, या रैंडम मैं कह सकता हूँ टर्म। जैसे मान लो f1 है, n की वैल्यू 1 पर फंक्शन का फर्स्ट टर्म आ जाएगा, ये n की वैल्यू 2 पर आएगा सेकंड टर्म, 3 पर आएगा थर्ड टर्म। तो इसमें n के हिसाब से fn क्या है, फंक्शन या सीक्वेंस के सारे टर्म को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अंडरस्टैंड। सो पहली बात तो fn क्या है, कोई रैंडम एक टर्म है, ये रैंडम कोई स्टेप है, पर है एक ही, ध्यान रखना, सभी नहीं है इसमें।
एक बार में मान लीजिए मुझे 10th टर्म पर ये लिमिट पॉइंट निकालने के लिए बोला है इसमें, तो मैं 10th टर्म के लिए n को 10 करने वाला हूँ, तो केवल 10 की बात होगी, फिर इसमें सब की बात नहीं होगी, इसलिए ये एक बार में केवल एक टर्म को ही बताएगा। ये चीज़ समझ में आ गई बात? ओके, सो एफ एन माइनस एल, इसका मतलब दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, एप्सिलॉन से भी कम है। इसका मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन क्या था, एज पॉसिबल वेरी स्मॉल रियल नंबर, तो अब एप्सिलॉन पहले से ही जितना हो सके उतना कम क्वांटिटी है, तो यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है वो इससे भी कम है। दैट मीन ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, एक दूसरे के नेबरहुड हैं। जो नेबरहुड वाला जो यहाँ पर आ रहा है ना नाम, यहाँ पर नेबरहुड ऑफ ऐसा कुछ, तो वो इसी से ही डिस्क्राइब कर लीजिएगा। मतलब एफ एन माइनस एल की वैल्यू एप्सिलॉन से कम होना इस चीज़ को शो करता है कि ये आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं। इस चीज़ को शो करता है ना, नेबरहुड है, तभी तो इनका डिफरेंस बहुत कम आ रहा है। सही है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और ईजी करके लिखेंगे ताकि थोड़ा सा और ये समझने में हमें आसानी हो गई, क्योंकि अभी तो पता नहीं, आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि हो क्या रहा है, लेकिन सुनो थोड़ा इजी कर लेते हैं अपन। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, सब जानते हैं ना, एक बात तो हम श्योर सब जानते होंगे, जब हम मॉडुलस को हटाते हैं, जब मैं इस मॉडुलस को हटाऊंगा तो बाहर क्या आएगा, प्लस और माइनस का साइन आएगा। सही है, एक बार तो आएगा प्लस का साइन और एक बार आएगा माइनस का साइन। मैं लगा के दिखा दूँ वैसे प्लस माइनस, अगर मैं मॉडुलस को हटाऊंगा तो क्या बनेगा, प्लस माइनस बनेगा बाहर, और यहाँ पर बनेगा एफ एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ये प्लस माइनस सब जानते हैं ना क्यों आता है, इसको प्लस बनाने के लिए आता है वैसे तो ये, और इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, अब जब मैं प्लस का साइन लूँगा तो एफ एन की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन प्लस 1 से छोटी होगी। मेंशन कर लीजिए। जब मैं -1 का साइन लूँगा, सुनो, जब -1 का साइन लूँगा तो -1 के साइन लेने पर क्या होगा, ये एल बनेगा प्लस का। ये लेके देखेंगे इसको, ज़रा इसको भी हम मेंशन कर देते हैं। अगर मैं इसमें से प्लस का साइन लूँगा तो क्या बनेगा, प्लस का साइन लिया तो कुछ आगे आपको दिख तो रहा है क्या, ये दिख नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे बना दे तो बढ़िया रहे। इसको यहीं मेंशन कर देते हैं अपन। ये चीज़ एक बार प्लस का साइन लेने से और एक बार माइनस का साइन लेने से कुछ इस टाइप से डिस्क्राइब हो रही है। सो प्लस का साइन लेने से क्या रहेगा ना, ये रहेगा एफ एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, इक्वल्स तो नहीं आता वैसे, केवल लेस देन आता है एप्सिलॉन। सही है। और माइनस का जब साइन लेंगे तो क्या होगा, माइनस का साइन लेने से माइनस ऑफ एफ एन माइनस एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। सही है। और यहाँ से आप देखोगे ना तो यहाँ से एफ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। इतना समझ में आ गया अच्छे से, कोई समस्या नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ से आप सब जानते होंगे, शायद आपको जानना चाहिए ये बात, जब मैं इस माइनस को हटाऊंगा, मेरे पास दो चांस हैं, या तो मैं माइनस को यहाँ पर हटाऊँ, हटाने का मतलब इस माइनस को मैं इधर भेज देता हूँ तो ये साइन उल्टा हो जाता है। एक तरीका तो ये, हम इसको ऐसे नहीं करके ऐसे करने वाले हैं, इस माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस का एफ एन बनेगा, यहाँ पर इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, माइनस का एफ एन बनेगा और माइनस माइनस प्लस का बनेगा एल लेस देन एप्सिलॉन पढ़ाइए। सही है ना। अब देखो, इस एफ एन को ले जाओ इधर, इसको ले आओ इधर, एप्सिलॉन को ले आओ इधर, तो क्या बनेगा यहाँ से एल, और ये इधर बनेगा एप्सिलॉन माइनस का, और ये एफ एन चला जाएगा इधर। अब इस चीज़ को मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एफ एन की वैल्यू ग्रेटर देन आ रही है एल माइनस एप्सिलॉन। बाकी आप, मैंने इसको बता दिया है, ये केवल 10th क्लास की मैथ से ही मैंने बताया है, तो इसमें टाइम ख़राब अगर मैं कर रहा हूँ तो फिर गलती कर रहा हूँ मैं, तो ये सब आपको आना चाहिए, वैसे आप सब कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। सही है ना। अब इन दोनों बातों को मिला देते हैं, इन दोनों बातों को मैं मिक्स करके इसको ऐसे लिख दूंगा। जब मिक्स करूंगा तो एफ एन क्या होगा, एफ एन इससे तो छोटा है। ये देखो, ये जो भाई साहब बैठे थे यहाँ पर, ये बड़े भाई साहब हैं, एल प्लस एप्सिलॉन जो है ये बड़े वाले भाई साहब हैं, और ये जो है ना एल माइनस एप्सिलॉन है, ये इससे छोटा है ना भाई। आप ये पढ़ना था ना साइन, जिस तरफ ये चूहे, ये तोते की चोंच खुलती है उस तरफ वेरिएबल बड़ा आता है, ये वाला पार्ट बड़ा, ये वाला पार्ट छोटा है, तो एफ एन से छोटा है ये, तो इस तरफ छोटा लिख देते हैं अपन, क्या है, सो एल माइनस एप्सिलॉन इस तरफ आ गया। आई एम श्योर आपको ये बात भी समझ में आ रही है अच्छे से, इसमें कोई समस्या तो नहीं है ना। अब देखो सुनो, अब इस चीज़ को मैं ऐसे भी मेंशन कर सकता हूँ, ये चीज़ काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे सामने रिजल्ट आया है ये, कि एफ एन की जो वैल्यू आएगी, जो एफ एन की वैल्यू आएगी वो एल प्लस एप्सिलॉन से तो छोटी होनी चाहिए और एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ी होनी चाहिए। और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन एक वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, मतलब अप्रोक्सीमेट एल से थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि वैल्यू इंक्रीज हुई होगी, और थोड़ा सा इंक्रीज होते ही वो वैल्यू क्या हो जाएगी, उस
स्टेप से जस्ट बड़ी वैल्यू हो जाएगी। मतलब इनके बीच में बहुत ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ, घनिष्ठता थी। अगर मैं थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाता हूँ तो ये साइन ऐसा आ जाता है। सही है ना, समझ में आ रही बात। अगर मैं इसकी वैल्यू थोड़ी सी घटाता हूँ, एल माइनस करता हूँ, तो वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एल और एफ एन इतने नज़दीक थे कि वो दोनों पड़ोसी हैं, नेबरहुड है वो। तभी तो थोड़ा सा वैल्यू बढ़ाती ग्रेटर देन का साइन लगाना पड़ा आपको, और थोड़ा सा वैल्यू घटाती लेस देन का साइन लगाना पड़ा। इसका मतलब वो दोनों इतने नज़दीक थे कि बीच में जो डिस्टेंस आ रही है, डिस्टेंस क्या है? वेरी स्मॉल क्वांटिटी से भी कम है। इसका मतलब वो दोनों क्या हैं? पड़ोसी हैं एक दूसरे के। इसका मतलब वो दोनों क्या है? नेबरहुड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इस चीज़ को नेबरहुड में जब एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इस चीज़ को ऐसा कहना भी मेरे विचार से सही रहेगा। क्या? ये एफ एन बिलोंग्स टू, एफ एन बिलोंग्स टू, और वो आगे वाली बात ज़रा ध्यान से देखना भी, एल माइनस एप्साइलन कॉमा एल प्लस एप्साइलन। आई एम श्योर समझ में आपको आ गई है बात। यही होता है नेबरहुड। देखो एफ एन की वैल्यू इससे तो बड़ी थी और इससे छोटी थी। इसका मतलब एफ एन जो भी वेरिएबल वाला पॉइंट होगा वो इस इंटरवल में होगा। क्या होगा? ना पक्का, क्योंकि इससे तो बड़ी वैल्यू है, ये इससे छोटी है। मतलब ये इंटरवल में छोटी वाली वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी और बड़ी वाली मैंने यहाँ लिख दी। तो बीच में जो एफ एन था उसको मैंने यहाँ लिख के बता दिया कि एफ एन बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। अंडरस्टैंड? और इस इंटरवल को ही, ये जो इंटरवल आपको दिख रहा है, इस इंटरवल को ही हम बोलते हैं नेबरहुड। इसको मैं शॉर्ट में कहूँगा NBD, नेबरहुड ऑफ एफ एन। फंक्शन का वो नेबरहुड, फंक्शन की किसी वेरिएबल का वो क्या है? नेबरहुड है ये। अंडरस्टैंड? या एफ एन की तो बात छोड़ो, ये हम इसको वैसे एल का भी बता देते कई बार हम, ये दोनों का ही वैसे एल का भी है ना, क्योंकि एफ एन और एल दोनों पास पास में ही तो हैं। तो नेबरहुड ऑफ एफ एन भी कह सकते हैं या नेबरहुड ऑफ एल भी कह सकते हैं, वैसे एक ही बात है। एल का भी कहना गलत नहीं है कि दोनों आपस में नज़दीक ही हैं, और इस डेफिनेशन में वो एल का है, वो नेबरहुड ऑफ एल है। इसलिए मैंने इसमें से एफ एन को वापस मिटा दिया। वैसे एफ एन लिखना गलत नहीं है, ठीक है ना। हमें डेफिनेशन के हिसाब से कहें तो एफ एन लिखना नहीं चाहिए, आपको लिखना चाहिए था एल, जो कि इसमें देखा, और बात एक ही है। अब देखो ये जो चीज़ आपके सामने दिखी गई है, इस चीज़ में अगर मैं आपसे एक छोटी बहुत आपसे बात कहूँ तो सुनना अच्छे से। यहाँ पर एन क्या है? यहाँ पर एन है एक रैंडम वेरिएबल, और हम इस एन को कंडीशनली ले लेते हैं। अब ये एन जो है, मान लीजिए मैंने इसमें एन को ले लिया 10, तो 10 पर अगर ये काम कर रहा है ना तरीका, तो 10 के साथ साथ में 10 के आसपास वाले अनकाउंटेबल पॉइंट्स पर ये काम करना जरूरी है। ये रिक्वायर्ड कंडीशन होती है। तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूं आपके लिए, सुन लो अच्छे से। सीधी सी बात ये है, यहीं से अगर बात करूं मैं, सीधी सी बात ये है कि कोई भी जो पॉइंट होता है किसी सीक्वेंस का, वो उसका लिमिट पॉइंट केवल तभी होगा जब उस पॉइंट के नेबरहुड, मतलब उस पॉइंट के बहुत नज़दीक वाले इंटरवल में, थोड़ा सा पीछे थोड़ा सा आगे जाने वाले पॉइंट में, इनफाइनाइट पॉइंट्स उस सीक्वेंस के एग्जिस्ट करने चाहिए। एग्जांपल मैंने जीरो का लेके आपको बताया था। अब इस चीज़ को हम मैथमेटिकली जब समझते हैं तो सुन लो, इसका मतलब ये होता है, अगर मैंने ले लिया कि एल उसका लिमिट पॉइंट है, किसका? सीक्वेंस एफ एन का, तो सीधी सी बात है कि सीक्वेंस एफ एन के किसी भी रैंडम वेरिएबल वाले स्टेप और एल के बीच में डिफरेंस क्या होना चाहिए? वेरी स्मॉल क्वांटिटी से भी कम, तभी तो वो होता है नेबरहुड, है ना। सही है। आई एम श्योर आपको ये बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में कम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। इस बात में ही मैं मानता हूँ कि क्योंकि शुरुआत करनी आपके लिए थोड़ी सी, हो सकता है कि क्यूरियोसिटी ज़्यादा इसमें होती होगी, लेकिन इसके बाद में सब बातें जुड़ी हुई है इससे। सही है ना। अब सुनो, इसके बाद वाली बात अगर आपसे करूँ मैं, पहले वाली बात इसको फील करके, अगर आप थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली फील करने वाले हैं, अगर आपकी ऐसी कुछ माइंड में इमेजिनेशन बनाने, आपका अगर स्ट्रॉन्ग माइंड है, आप इमेजिन कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है ये भी, है ना। इसके बाद इसको मैंने बस मॉडुलस को हटा करके प्लस माइनस में कन्वर्ट किया, सीक्वेंस में ये दो बन गई इनइक्वालिटीज़, दोनों को मिक्स करने से कुछ ऐसी बात बनी और ये बन गया इस इंटरवल फॉर्मेट में, जिसको बोलते हैं इसका नेबरहुड ऑफ एल और एफ एन। एक ही बात है। यहाँ पर मैं दोबारा कहता हूँ, यहाँ पर एन क्या होता है? यहाँ पर एन होता है, इसमें हियर n is इनफाइनाइट टाइप्ड। सही है ना। इसमें n क्या होता है? इनफाइनाइट टाइप्ड होता है ये। इसमें n की वैल्यूज़ कोई भी ले सकते हैं अपन, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म थे तो टर्म के हिसाब से n लेते हैं अपन, वो कोई भी टर्म हो सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कोई भी टर्म लेकर के इसको चेक कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये कहलाता है लिमिट पॉइंट। अब देखो लिमिट पॉइंट जो है उसके दो तीन नाम भी हैं। लिमिट पॉइंट तो इसका वैसे बेसिक नाम है, इसके दो तीन नाम और भी होते हैं, मैं उसको मेंशन कर दूं बस, क्योंकि मैंने उसको लिखा नहीं, शुरुआत में लिख देता हूं। वैसे एक तो इसको बोलते हैं क्लस्टर पॉइंट, एक तो बोलते हैं इसको हम क्लस्टर पॉइंट, कई बार बोलते हैं क्लस्टर पॉइंट,
ठीक है ना। और कई बार बोलते हैं इसको एक्यूमुलेशन पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट, ये भी लिमिट पॉइंट का ही नाम है। वैसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड क्लस्टर पॉइंट, तो एक ही बात है, सही है ना। अच्छा, कई बार इसको हम बोलते हैं, इस टाइप से बोलते हैं कई बार, कंडेंसेशन पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट। ध्यान देना, ये तीनों इसी के नाम है। क्लस्टर पॉइंट बोल सकता है, एक्यूमुलेशन पॉइंट बोल सकता है, कंडेंसेशन पॉइंट बोल सकता है, या फिर लिमिट पॉइंट तो हम बोल ही रहे हैं पिछले आधे घंटा से, जो भी है, सही है। ये होता है लिमिट पॉइंट। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करके एग्जांपल्स पर चलने वाले हैं, देखेंगे। अब हम कुछ नोट की बात करने वाले हैं। कुछ ऐसे नोट्स हैं जो आपको मेंशन करने चाहिए, ज़रूरी है ये लिमिट पॉइंट के रिगार्डिंग। जैसे इसमें फर्स्ट नंबर नोट इसमें ये आता है कि देखो, ये रिक्वायर्ड नहीं है कि हर बार लिमिट पॉइंट आए ही। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सीक्वेंस दिया है ना, जो भी दिया हो ABCD, उस सीक्वेंस में हमेशा लिमिट पॉइंट होगा ही, ये कभी हमेशा रिक्वायर्ड नहीं है ये। मतलब मैं कह सकता हूँ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड दैट, it is not necessary that every sequence have a limit point, या क्लस्टर पॉइंट बोल दो भले, सही है ना, एक ही नाम है इसका। मतलब हमेशा लिमिट पॉइंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा जी, इसी में ही एक पॉइंट और है। अच्छा, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो लिमिट पॉइंट आया है किसी भी सीक्वेंस के रिगार्डिंग, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो लिमिट पॉइंट उस सीक्वेंस में एग्जिस्ट करता हो। कहने का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि आपको जो सीक्वेंस दिया है ना, तो उस सीक्वेंस के इनफाइनाइट, मतलब अनकाउंटेबल टर्म्स जो होते हैं, उनके नज़दीक वाला जो एक सेंट्रॉइड वैल्यू वाला पॉइंट होगा, उसको बोलते हैं हम लिमिट पॉइंट। वो सेंट्रॉइड जो अनकाउंटेबल पॉइंट्स के सेंट्रॉइड जो पॉइंट होगा, वो लिमिट पॉइंट बन तो जाएगा, पर वो उस सीक्वेंस के टर्म्स में कहीं मिलेगा ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। कई बार क्या होता है, लिमिट पॉइंट मिलता तो है सीक्वेंस का, पर वो लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का कोई टर्म नहीं होता है, पर वो केवल बन जाता है लिमिट पॉइंट, ऐसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल में इसकी हम बात करने वाले हैं, पहले तो इसको हम मेंशन कर देते हैं बस, है ना। देखेंगे, it is not required that every cluster point belongs to that sequence। मतलब जिस सीक्वेंस से आपने वो लिमिट पॉइंट निकाला था, उस सीक्वेंस में वो बिलोंग करेगा ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है, सही है। इसके बाद एक और बढ़िया सा नोट है, वो भी आपको मेंशन करना ज़रूरी है। वो ये है कि सीक्वेंस के कई सारे लिमिट पॉइंट भी हो सकते हैं। ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको सीक्वेंस दिया है तो उसमें लिमिट पॉइंट एक ही होगा। उसमें लिमिट पॉइंट 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, हो सकता है लिमिट पॉइंट ना भी हो। जैसे यहाँ से मैंने लिखा था, लिमिट पॉइंट के बारे में कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि होगा ही, सही है। तो यहाँ पर क्या रहता है ना, हम कह सकते हैं ए सीक्वेंस कैन हैव मोर देन वन, ठीक है ना, मोर देन वन लिमिट पॉइंट्स, मोर देन वन लिमिट पॉइंट्स। उसमें 2, 3, 4 टाइप्स के लिमिट पॉइंट्स भी आ सकते हैं। आई एम श्योर आपको बात समझ में आ रही है अच्छे से। अब एग्जांपल लेते हैं लिमिट पॉइंट्स के कुछ सीक्वेंस के रिगार्डिंग और देखते हैं कि ये बातें किस टाइप से फॉलो की जा सकती है। तो सुनो अच्छे से, देखो, देखना भाई। जैसे फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि लिमिट पॉइंट न हो, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो बिल्कुल, जैसे मान लीजिए एक सीक्वेंस जो है 2 to the power n है, ये सीक्वेंस है 2 power n, हमने इसको बार बार पहले भी कर रखा है, ध्यान रखो आप। सो इस सीक्वेंस को हम बनाएंगे कैसे भाई, सब जानते हैं ना, 2 power 1, देन 2 power 2, फिर 2 power 3, 2 power 4,
आई एम श्योर आपको समझ में आ रही है बात। ये सीक्वेंस तो बन गया, इसके आपके पास टर्म्स भी आ गए हैं, पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बस वही बात बार बार आपको मैं याद करवा दूँ, लिमिट पॉइंट को बस पहचानना होता है आपको। लिमिट पॉइंट को है ना, वो जो मैंने बताया था मैथमेटिकली एफ एन माइनस एल लेस देन से, वो वाला काम तो केवल जब न्यूमेरिकली क्वेश्चन करने होता है वो करना होता है। बाकी इसमें तो बस आप फील कर सकते हैं कि ऐसा कोई पॉइंट है क्या जो बार बार खुद आ रहा हो, या तो और या फिर जिसके नेबरहुड में इनफाइनाइट इसी सीक्वेंस की टर्म्स हों। तो आप जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ना तो इसमें कोई भी एक टर्म बार बार आ रहा है। आप बोलेंगे 2 आ तो रहा है, तो 2 नहीं आ रहा है प्यारे, 2 पावर 1 और ये 4 है, ये 8 है, 16 है ना, 32 64 ऐसा आएगा। सो आप जानते हैं कि इसमें कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रहा है, और रिपीट भी होना चाहिए इनफाइनाइट टाइम्स। ऐसा नहीं कि एक टर्म 2 बार रिपीट हुआ तो बस उसको बना दो लिमिट पॉइंट, उसको चढ़ा दो झाड़ पे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली आपको देखना होता है कि वो इनफाइनाइट वाली कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। खास बात इसकी है, लिमिट पॉइंट वो होगा जो इनफाइनाइट की कंडीशन को होल्ड करे, या तो खुद आए इनफाइनाइट टाइम्स और या फिर अपने पड़ोसियों को इनफाइनाइट टाइम्स में मूव करवा दे, तो उसको बोलते हैं लिमिट पॉइंट हम। यहाँ पर ऐसा कभी होगा ही नहीं। इसका मतलब ना तो यहाँ पर कोई एलिमेंट खुद इन्फिनिट आने वाला होगा, और ना अनकाउंटेबल पॉइंट्स ऐसे हैं जो किसी एक पॉइंट के बहुत पास में हो। बहुत पास में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि दूर दूर वाले भी देखें आप, नेबरहुड है, पड़ोसी है, बहुत पास में हो, मतलब उनका डिफरेंस क्या हो, लेस देन एप्सिलॉन हो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ हियर, इस जो सीक्वेंस की अगर बात कर रहा हूँ आपसे मैं, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ हियर लिमिट पॉइंट इज नॉट एग्जिस्ट। सही है ना, लिमिट पॉइंट इज़ नॉट एग्जिस्ट, इसमें लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, सीधी सी बात है। सही है। उसके बाद में एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कि सपोज़ एक सीक्वेंस है मेरे पास, सीक्वेंस में एफ एन इस टाइप से लिख रहा हूँ, और इसका सीक्वेंस का रूल है -1 पावर n। सही है ना, ये सीक्वेंस है। तो इसको पहले बना के देखते हैं ना, इसके टर्म्स क्या आएंगे, -1 पावर 1 -1 फिर +1 फिर -1 +1 देन -1 +1। आई एम श्योर आपको ये बात तो समझ में आ रही है कि मैं इसको कैसे बना रहा हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये बाहर चला गया क्या? अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने यहाँ पर एक लिखा है सीक्वेंस, जो इसका फॉर्मेट लिखा गया है, इसमें -1 कितनी बार आएगा ज़रा बताएंगे आप? इसमें -1 से कितनी बार आ सकता है? सब जानते हैं कि यहाँ पर ये होते हैं अनकाउंटेबल टर्म्स, इसका मतलब -1 इसमें आएगा अनकाउंटेबल टाइम्स। ठीक ऐसे ही +1 भी कितनी बार आएगा, अगेन अनकाउंटेबल टाइम्स। तो मैं इसमें कह सकता हूँ हियर -1 एंड +1 आर रिपीटेड, है ना, रिपीटेड इनफाइनाइट टाइम्स, रिपीटेड इनफाइनाइट टाइम्स। इसका मतलब ये होता है, दैट मीन हम कह सकते हैं इसके लिमिट पॉइंट्स 2 होंगे भैया। इसके जो लिमिट पॉइंट्स जो हैं वो 2 टाइप्स के आएंगे, एक तो आएगा -1 एंड दूसरा आएगा +1। इसके डिस्टिंक्ट 2 लिमिट पॉइंट्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जो मैंने इसमें लिखा था ना, ये कौन सा लिखा था, ये थर्ड वाला पॉइंट, ये थर्ड वाला पॉइंट इस एग्जांपल से आपको जस्टिफाई होता, आपको दिख रहा होगा, ऐसा होता है। सही ना, ओके। अब जो सेकंड पॉइंट है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लिमिट पॉइंट आपको मिला है वो उस सीक्वेंस में से ही हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो लिमिट पॉइंट निकाल रहे हैं तो वो सीक्वेंस का टर्म है कोई, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो कैसे होगा वो, उसको भी ज़रा देखिए, हम थोड़ा सा समझो बात को देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेके देखें अपन, सपोज एक सीक्वेंस जो एफ एन है वो इस टाइप का है। ध्यान से देखना, इस बात को समझना। 1/n रूल क्या है सीक्वेंस का, 1/n है। अब इसमें आप n को जरा टर्म्स के हिसाब से रख के देखो। आप n को पहले मैंने 1 किया तो 1/1 आया पहले, तो है ना 1/1, देन 1/2 आएगा, फिर 1/3 आएगा, फिर 1/4 आएगा। और अच्छा, ऐसे जब चलते जाएंगे हम, आई एम श्योर आपको समझ में आ रही है बात अच्छे से। जब हम चलते जाते हैं तो लास्ट में जो है ना, लास्ट में जब हम जाते हैं तो लास्ट में आता है इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है भैया, वो 0 होता है। सो स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए बात है कि इनफाइनाइट एक हम कह सकते हैं अनडिफाइंड वैल्यू है। आई एम श्योर अब तक तो ये बातें सबको पता है अच्छे से। इनफाइनाइट हम लिखते हैं, भले ही 8 को ऐसे लिटा दिया तो बन गया इनफाइनाइट, पर इनफाइनाइट आपसे पूछा जाए कि कितना है ये, तो इसके पास किसी के पास कुछ जवाब नहीं है कि ये इतना है। जैसे 10 आपसे पूछे ना 10 कितना, तो आप जानते हैं 9 से 1 ज़्यादा है, 8 से 2 ज़्यादा है, ऐसे बोलते हैं अपन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितना है, ये किस से कितना ज़्यादा, तो आप क्या बताएंगे? अगर आप ये बताते हैं कि इनफाइनाइट जो है ये इनफाइनाइट -1 से 1 ज़्यादा है, तो आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि इनफाइनाइट -1
इनफाइनाइट -1 खुद ही इनफाइनाइट ही तो है। अगर इनफाइनाइट -1 की आपसे बात करता हूँ मैं, तो इनफाइनाइट -1 को आप निकाल सकते हैं क्या? कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए इनफाइनाइट -1 भी एक अनडिफाइंड फॉर्म है। तो कहा जा सकता है कि इनफाइनाइट -1 और इनफाइनाइट, देन टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मल्टीप्लाई इनफाइनाइट, ये सब के सब एक ही जाति के लोग हैं। इनमें से हम कंपेयर कभी कर नहीं पाते। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। देखो, ऐसा आप अगर कहते हैं कि इनफाइनाइट और टू इनफाइनाइट में से टू इनफाइनाइट तो बड़ा है और इनफाइनाइट छोटा है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग ये बात एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट डबल टाइम कभी हो ही नहीं सकता। वो जो अनडिफाइंड है पहले से ही, वो डबल टाइम कैसे होगा? इम्पॉसिबल है ना बात ये। इसलिए आपसे पूछा जाएगा इनफाइनाइट क्या होता है? 1/0 होता है। और इसका मतलब क्या हुआ? 2/0। आपसे पूछें कि 1/0 बड़ा है कि 2/0 बड़ा, आप जानते हैं कि दोनों ही अनडिफाइंड फॉर्म है। तो बड़ा छोटा तो बात ही छोड़ो आप। इसलिए मैं आपसे इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ 1/इनफाइनाइट में जो मैंने लिखा है ना इनफाइनाइट, ये अनडिफाइंड होता है। ये केवल तब लिखा जाता है जब आप ये कह देते हैं कि अब आगे वाले टर्म कौन निकाले, छोड़ो ना, अनडिफाइंड हो गए वो, तो वो होता है 1/इनफाइनाइट। जैसे मान लो आपको निकालना था 5th टर्म, तो आप क्या बोलेंगे? 1/5 बोल देंगे। अब आपको पूछा जाए कि लास्ट टर्म क्या होगा, तो लास्ट तक पहुंचे तो से पहले हम, इसलिए उसको हम लास्ट वाले झंझट को छोड़ने के लिए हम बोलते हैं वो क्या होगा? 1/इनफाइनाइट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनफाइनाइट एक्चुअली नेचुरल नंबर की लिस्ट में आता नहीं है। इनफाइनाइट नेचुरल नंबर की लिस्ट में मजबूरीवश लास्ट वाला टर्म टालने के लिए, लास्ट वाला टर्म क्या होगा उसको बताने की बात को टालने के लिए माना जाता है कि वहाँ पर इनफाइनाइट होगा। बाकी वो चीज़ डिफाइंड नहीं है, कभी भी यूनिक डिफाइंड नहीं है वो। इसलिए 1/इनफाइनाइट टर्म 0 है, ये बात तो ठीक है, पर ये टर्म 1/इनफाइनाइट, ये टर्म कभी भी 1/n के सीक्वेंस में नहीं आता है। ये बात ध्यान रखना। बात 1/3 इस सीक्वेंस में आएगा, क्योंकि n की वैल्यू 3 आपने रख दी थी, और 3 नेचुरल नंबर में होता है। सब जानते हैं, आई एम श्योर कि यहाँ पर n कहाँ से लिया जाएगा? नेचुरल से लिया जाएगा। तो 3 जानते हैं नेचुरल नंबर में होता है, इसलिए 1/3 इसका एक टर्म है, ये 1/4 इसका टर्म है ये। लेकिन 1/इनफाइनाइट इसका टर्म है ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट इस लिस्ट में हम यूनिकली लेते ही नहीं है कभी भी। इसलिए 1/इनफाइनाइट हम केवल मानते हैं। इसलिए इसकी जो वैल्यू 0 आई है ये तो सही आई है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपसे पूछूँ मैं, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके आगे वाले जो बहुत आगे वाले जो टर्म होंगे, जरा अनुमान लगाइएगा। 1/10,000, देखो आप 1/10,000 क्या होगा? 0.000001 होगा। 1/10 कितना होगा? अब सब जानते हैं कि ये सब के सब टर्म इसमें आएंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर में 10 भी होती है, सब होते हैं ये। और ये जो 10 कर दो, 10 कर दो 1/, में ये जो जितने भी नंबर आएंगे वो सब अप्रोक्सीमेट 0 हैं। और इनकी कितनी संख्या होगी सब जानते हैं, अनकाउंटेबल होंगे। 1/में 10 कितने कर दो आप, आपकी मर्जी है, कितने कर लो बड़ी बड़ी पावर्स। तो सब के सब क्या हैं? सब के सब अप्रोक्सीमेट 0 हैं। सब के सब 0 के क्या है? पड़ोसी हैं। कहने का मतलब ये है सब के सब 0 के बहुत नज़दीक वाली वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना 1/n, इस 1/n में जब n को हम बहुत बड़ी क्वांटिटी लेंगे और बाद में उनको क्वांटिटीज़ को लेंगे अनकाउंटेबल टाइम में लेंगे, तो 0 के पास वाली तो वैल्यू बहुत सी आ जाएगी, पर ये 0 कभी नहीं आएगा। क्योंकि 0 तो केवल तब आएगा जब 1/इनफाइनाइट होगा, और 1/इनफाइनाइट होगा ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट n में यूनिकली लिया नहीं जाता है। सही है ना? इसलिए देखो, इसका लिमिट पॉइंट 0 बन गया। ये बात तो आप, मैं मानता हूँ श्योर आप समझ गए कि 0 क्यों बन गया लिमिट पॉइंट, क्योंकि वो सब के सब सपोज 1/10^20, 1/10^21, 1/10^22। अब इसका बताओ क्या अंत है? 23, 24 करते जाओ तो बन गया ना इसमें 1/10^20, 30 से ये सब 1/ वेरी बिग क्वांटिटी 0 बन गया अप्रोक्सीमेट ये। तो सब के सब 0 की समीप वाली क्वांटिटी आ चुकी है, लेकिन 0 कभी नहीं आएगा। इसका मतलब इसका जो लिमिट पॉइंट 0 है वो इस सीक्वेंस में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। समझ में आया? सुनो, इसमें मैं कह सकता हूँ हियर, अगर आपसे कहा जाए सो इसका जो एक्यूमुलेशन जो पॉइंट है या फिर जो लिमिट पॉइंट है वो एक्चुअली आया तो 0 है, बट नॉट बिलोंग्स टू दिस सीक्वेंस fn। अंडरस्टैंड? तो इसका जो सेकेंड वाला पॉइंट था वो सही था,
कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सीक्वेंस का जो पॉइंट है, लिमिट पॉइंट, वो सीक्वेंस का भी टर्म रहेगा, पर वो लिमिट पॉइंट बन सकता है। कि लिमिट पॉइंट बनने के लिए जरूरी क्या होता है कि उसके सीक्वेंस के बहुत से एलिमेंट उसके पास में हो, और वो सब जीरो के पास में आ रहे थे। आपके एग्जाम्पल में आपकी बात समझ में आ गई अच्छे से, लेकिन वो जीरो इसमें था नहीं। रीज़न क्या था? ये इन्फिनिट इसमें एन में आता नहीं है। अंडरस्टैंड? ये हो गया। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन, और इस बार मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये वाला, साइन n पाई बाई 2। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में बार बार इसको क्योर करके दिखवाया है, आपको याद तो होगा अच्छे से। तो इसमें क्या आएंगे ना, इसमें एलिमेंट ऐसे आते हैं, मैं अब वापस वो नहीं करूँगा रिपीट वाली बातें। इसमें एलिमेंट जानते हैं ना, n की वैल्यू 1 पर आएगा +1, फिर 2 पर आएगा 0, 3 पर आएगा -1, फिर 4 पर आएगा 0। सही है? फिर आगे वाले एलिमेंट्स कैसे आएंगे? आगे वाले एलिमेंट्स वापस देखो, 5 पर आएगा +1, 6 पर आएगा 0, 7 पर -1, 8 पर 0, फिर डैश 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 डैश। आई एम श्योर आपको समझ में आ रही है बात। ये एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से मूव कर रहे हैं, 1 0 -1 0, फिर 1 0 -1 0, डैश 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 डैश। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें 1 कितनी बार आ रहा है, तो अनकाउंटेबल टाइम्स आ रहा है, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि चेन तो बनेगी, वो अनकाउंटेबल कंडीशन को होल्ड करेगी ना। तो इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा, 1 0 -1 0, फिर वापस 1 0 -1 0। इस स्ट्रक्चर आप जानते हैं बार बार रिपीट करेगा। इस स्ट्रक्चर को रिपीट करने में कोई ऐसा नहीं है कि 20 टाइम रिपीट करेगा, वो करेगा अनकाउंटेबल टाइम्स। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ, मैं कह सकता हूँ इसके जो लिमिट पॉइंट हैं वो 3 टाइप्स के आ रहे हैं भैया। इसके जो लिमिट पॉइंट्स हैं, एक तो आ रहा है इसमें लिमिट पॉइंट 0, एक आ रहा है -1, एक आ रहा है +1, कि इसमें 0 भी आ रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, ऐसे +1 भी आएगा और -1 भी आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 3 टाइप्स ऑफ लिमिट पॉइंट्स आ रहे हैं, और तीनों इसमें, हालांकि देखा जाए तो तीनों इसमें सीक्वेंस में बिलोंग भी करते हैं। सही है ना? तो यहाँ पर 2 लिमिट पॉइंट आ रहे थे ना, यहाँ पर 3 आ रहे हैं। सही है? हाँ, एक और लेते हैं एग्जाम्पल ऐसा, देखो सुनो, ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन। एग्जाम्पल में मैं लेता हूँ ये n/n+1। ज़रा इस पर विचार करें थोड़ा सा, अपन सोचें कि क्या होगा इसका वैल्यूज़। n/n+1 सीक्वेंस में fn की जगह आ रहा है ये, n की वैल्यू 1 कर लो भाई, 1/2, n की वैल्यू कर लीजिए इसमें 2, सो बनेगा 2/3, फिर 3/4, है ना, 4/5। आई एम श्योर आपको पता चलना चाहिए। ऐसे ही जब हम चलते जाएंगे तो लास्ट में क्या बनेगा, लास्ट में जब मैं लूँगा इनफाइनाइट वाला टर्म, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट +1। सही है ना? तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट +1 भी क्या है, एक प्रकार से वो भी क्या है, अनडिफाइंड ही तो है +1 करने पर भी। तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट आ रहा है वो, तो वो एक प्रकार से 1 की तरह काम करेगा। तो लास्ट वाली जो वैल्यू आएगी, लास्ट वाला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है। और इस 1 के नज़दीक में अगर आप देखेंगे तो अनकाउंटेबल नंबर्स आ रहे हैं। एग्जांपल सुनो, मान लीजिए मैंने इसमें n की वैल्यू ले ली है 10,000, तो क्या होगा, 10,000 अपॉन 10,000 1, अप्रॉक्सीमेट 1 है ये, क्योंकि 1.0001 होता है ये। अब आप n को ले लीजिए 1 करोड़, तो 1 करोड़ अपॉन 1 करोड़ 1, तो 1.000001, 6 टाइम 0 1 आ जाएगा। सही है ना? अप्रोक्सीमेट 1 ही तो, वही 1 के पड़ोसी तो सबके सभी है। अब आपको पता है कि इसका कोई अंत तो है नहीं, n को कितने बड़ा लो आप, आगे कभी खत्म तो होता नहीं है, लगाते रहो 0 0, क्या फर्क पड़ता है इससे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें n की बड़ी वैल्यूज़ के लिए, जैसे मान लो यहाँ पर जो काम हुआ था n की बड़ी वैल्यू वाला 0 के लिए, सेम काम यहाँ पर 1 के लिए होगा। n की बड़ी लार्ज वैल्यूज़ के लिए अनकाउंटेबल एलिमेंट्स ऐसे आएंगे जो अप्रोक्सीमेट 1 होंगे, पर 1 कभी नहीं होगा, क्योंकि 1.0000 आगे 1 जरूर आएगा, मतलब एग्जैक्ट 1 कभी आएगा नहीं। एग्जैक्ट 1 तो केवल तभी आएगा जब n क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। उस केस में इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 1 भी आ जाएगी, पर इनफाइनाइट आप जानते हैं हम n को ले नहीं सकते, क्योंकि n इसमें क्या है, नेचुरल नंबर है जो कि हमेशा यूनिक होते हैं, और इनफाइनाइट इसमें आएगा नहीं। हालांकि मानते हैं पर हम उसको न्यूमेरिकली ले नहीं सकते हैं अपन। सही है ना? तो उस केस में मैं कह सकता हूं कि इसका जो लिमिट पॉइंट है वो तो 1 बन जाएगा, लेकिन वो कभी भी इस सीक्वेंस में एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब इस सीक्वेंस की अगर बात करता हूं मैं, तो सीक्वेंस की लिस्ट मैंने 1 लिखा तो है, पर ये 1 लिखा है मैंने लिमिट पॉइंट के कारण ही, ये 1 इस सीक्वेंस का हिस्सा नहीं है। समझ में आया? तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से इसका जो लिमिट पॉइंट है, वो तो अगर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स अच्छे से, वो तो 1 आ रहा है, बट दिस नॉट बिलोंग्स टू दिस सीक्वेंस, और वो सीक्वेंस क्या था, n/n+1। ओके, समझ में आ गई बात अच्छे से?
सो आई होप आपको आज की इस क्लास में हमने एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया है, जो कि मोस्ट मैं कह सकता हूँ फेवरेबल टॉपिक होगा आपके एग्जाम्स के हिसाब से, लिमिट पॉइंट। और इसमें आगे कुछ थ्योरम्स भी आएंगी, बोल्टन थ्योरम भी आएगी, इसमें कुछ इसके टाइप्स भी आएंगे, वो सब बात हम बाद में करने वाले हैं। सो आज की क्लास में हमने लिमिट पॉइंट को विद एग्जाम्पल कवर करने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये पूरी बात ढंग से समझ में आई होगी, फील की होगी आपने अच्छे से। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट।